नाज़रीन, बौखलाया हुआ भारत इश्तियाल अंगेजी पर उतरा हुआ है। हर रोज पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिए जाते हैं। पाक फौज के तर्जमान ने वाजे किया है कि अगर भारत ने कुछ ऐसा मुहिम जोई करने की दोबारा कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की अवाम और फौज पाकिस्तान मुल्क का दिफा करना खूब जानती है और इस बार ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि भारत हमेशा याद रखेगा। पिछले कई रोज से हिंदुस्तान की लीडरशिप मुख्तलिफ किस्म के बयान दे रही है और इश्तियाल अंगेजी के बयान के बाद पाक फौज के तर्जमान ने वाजे कर दिया कि इस किस्म के बयान जनूबी एशिया में अमन और इस्तेकाम के लिए संगीन खतरात का बायस बन सकते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान को जो मसाइल दरकार हैं उस पर भी हुकूमत वाजे ऐलान कर चुकी है कि इकानमी को बेहतर किया जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के लिए अपनी पूरी सलाहियतें सर्फ की जाएंगी। पिछले चंद रोज से आज़ाद कश्मीर के वाकयात पर भी हुकूमत ने मुज़ाकरात के जरिए उस मामले को हल कर लिया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या सियासी बहरान जो जन्म लेते हैं आखिर इसके मुहर्रिकात क्या होते हैं। कोई पायदार अमन और पायदार हल हुकूमत को तलाश करना चाहिए। इस पर भी सवालात उठते हैं कि मुल्क के अंदर जो खास तौर पर नेशनल एक्शन प्लान तय किया गया था उस पर आज तक अमल दरामद सूबाई हुकूमतें नहीं कर सकी, जिसके बावजूद जो है वो टेररिज्म सर उठाता है और अफवाज पाकिस्तान को, जवानों को और अफसरान को अपनी जानों के नजराने पेश करने पड़ते हैं। आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। फिर एक और जो है इस पाकिस्तान के अंदर बहस चल निकली है कि क्या आज़ाद फलस्तीन की रियासत के क़याम से पहले क्यों इस किस्म की बातें की जा रही हैं कि इसराइल को तस्लीम किया जा रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी हुकाम और हुकूमत बड़े वाजे कर चुकी हैं कि किसी सूरत भी इसराइल को न तस्लीम किया जा रहा है न कहीं सोच पाई जाती है और ये तमाम तर कोशिशें जो हैं इस वक्त गजा में अमन के लिए हैं। इसमें बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर जनाब इख्तियार वली खान साहब। इख्तियार वली साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने का। उनके साथ तशरीफ रखते हैं मुल्क के सीनियर साफी तजियाकार जनाब सलीम बुखारी साहब। बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जबकि दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, साबिक निगरान सूबाई वज़ीर दाखिला भी हमारे साथ भी मौजूद है। वज़ीर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इख्तियार वली खान साहब, प्रोग्राम का आगाज में चाहूँगा आपसे किया जाए, खासतौर पर ISPR ने जो आज वाजे किया हिंदुस्तान को कि जिस किस्म के बयान हिंदुस्तान की तरफ से आ रहे हैं, इश्तियाल अंगेज बयान हैं, बुखलाहट का एक समझ लें उनका इजहार किया जा रहा है, फिर उनकी फौज के, उनकी फजाइया के जो जिम्मेदारान हैं वो इस किस्म के बयान दे रहे हैं, जिससे एक तासर पैदा होता है कि एक बुखलाया हुआ हिंदुस्तान महज बयान के जरिए अपनी कौम को मुतमिन करना चाहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक, आप मत भूलिए कि जब ऑपरेशन सिंदूर आप पे थोपा गया था, हम पे जंग मुसल्लत की गई थी, बावजूद इसके कि आपने बहुत बारहा ये कहा कि अमन को रहना चाहिए और अमन को ही तकवीयत मिलनी चाहिए, जंगे अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप पे जंग मुसल्लत की गई, क्योंकि जब जब इंडिया में कोई इलेक्शन होता है तो बॉर्डर पे तनाव वगैरह, चुनाव और तनाव वहाँ का ये चलता रहता है। बिल्कुल ठीक। अब उनको वो जंग जो आप पे मुसल्लत की गई उसमें उनको लेने के देने पड़ गए हैं। मोदी सरकार इस वक्त कहीं मुंह छुपाने के लायक नहीं है यार। अगर क्रिकेट का मैदान हो तो आपका खिलाड़ी इशारा कर देता है कि राफेल यूं गिरा। अगर आप अमेरिका चले जाएं तो वहां पर अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने यहाँ पर राफेल की उसका बेज लगाया होता है। ये सीधी सीधी उसको सलवाते ही दे रहे हैं ना सारी दुनिया, तो वो चीज उसको छिड़ा रही है। अब वो जंग जो वो हार चुका है और इलेक्शन तो लाजमी बात है, सियासत भी उसकी गई, जंग भी वो हार चुका, तो उन चीज़ों को वो मेरे ख्याल में कोई उसको कवर अप और कॉस्मेटिक ग्लास ओवर करने के लिए भड़कबाजी करते हैं। लेकिन वहाँ पर एक सीरियस एक थॉट ये भी कुछ लोगों में है, जो इंतहा पसंद हिंदू लीडरशिप है उसमें, कि जो बुनियानुल मरसूस में हमने कामयाबियां हासिल की हैं, बिल्कुल उसको ये जो ऑपरेशन सिंदूर था ये उसमें एक पॉज आया है और ये इसको हमने दोबारा कंटिन्यू करना है। लेकिन मेरे ख्याल में वो इस तरह की हमाकत नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो इस बार फिर हफ्ते का या 10 दिनों का या 2 हफ्तों का हमने सब्र नहीं करना, फिर ऐसा जवाब होगा। और इस बार जो जंग होगी ना मलिक साहब, मेरे ख्याल में इंडिया की आवाम हमें ये सुन रही होगी, ये मेरे ख्याल में इंडिया के मिटने वाली जंग होगी। वो सफ़े हस्ती से और दुनिया के नक्शे से ये ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर वो बात नहीं रहेगी। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी भी पूरी है और दुनिया ने देख लिया इस बार हमारी जो सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत अमेरिका के साथ बैठी थी, प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, हमने उनसे जहाज नहीं मांगे, बिल्कुल हमने उनसे मिसाइल नहीं मांगे, हमने उनसे बजटरी रिलीफ नहीं मांगा,
हमने उनसे कोई और चीज नहीं मांगी। इस बार हम बराबरी की सतह पर बैठे थे। पाकिस्तान का दिफाई साजो सामान अल्हम्दुलिल्लाह कुव्वत ईमानी से लबरेज है और उसके साथ मुसल्ला है। अब हमें कोई ना किसी का डर है और ना हमें किसी की परवाह है। जंग नहीं चाहते लेकिन मुसल्लत की गई तो इंशाअल्लाह बुनियादन बरसूस पार्ट 2 के लिए वो भी तैयार रहें। बिल्कुल ठीक है। सलीम बुखारी साहब, इंडियन वज़ीर दिफा की जो धमकियां हैं, क्या बेसुकूनी है हिंदुस्तान को या महज अपने अवाम को खुश करने की कोशिश है, या हिंदुस्तान दोबारा कोई ऐसी मुहिम जोई कर सकता है? क्योंकि आज जिस तरीके से बड़ा एक सख्त स्टेटमेंट आई है पाक फौज के तर्जमान की तरफ से भी कि पाकिस्तान जो है वो इस बार शायद इतना जवाब देगा कि जिसकी शायद तवक्को भी नहीं होगी हिंदुस्तान को। समिंग अप कर दी है, बहुत कम गुंजाइश है बोलने की, मैं कोशिश करता हूं। देखिए, पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान ने पहलगाम किया और वो उल्टा उसके गले पड़ गया। उसके बाद उसने जंग मुसल्लत की, वो दुनिया भर में जो हजीमत उठाना पड़ी वो आपके सामने है। लफ्जी जंग जो है वो आजकल हिंदुस्तान में अरूज पे है। ये सारा प्रोपेगेंडा वो अपनी जनता के लिए कर रहे हैं, जिसके सामने उनकी दिफाई बड़कें जो है और जो उनकी दिफाई सुपीरियरिटी का बुखार था उनको, जो गुमान था उनको, जो वो नाच नाच के कहा करते थे मोदी के रफेल आ जाए तो फिर देखें हम क्या करते हैं। तो इतनी जबरदस्त जिल्लत का सामना करना पड़ा है उन्हें कि अब उनको कोई जगह दिखाई नहीं देती, कोई उनके पास जवाब नहीं है कि वो अपनी आवाम को कैसे सामना करें। पार्लियामेंट में जो जूतम पजार हो रही है और ख़ासतौर से कांग्रेस के लीडर राहुल जो गांधी जो है वो जो यानी सलूक कर रहे हैं इस वक्त नरेंद्र मोदी से, वो बैठे होते हैं पार्लियामेंट में और एक लफ्ज़ बोलने की हिम्मत उनमें नहीं है इसके जवाब में। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर आप रखें तो फिर आपको समझ आ जाती है कि ये जो इस वक्त बकवास शुरू है, ना तो नरेंद्र मोदी की धमकियों ने कोई काम किया, ना उससे पहले अजीत डोवल की साजिशों ने कोई काम किया जो पाकिस्तान में तखरीबकारी से लेकर दहशतगर्दी तक के जिम्मेदार थे, जो सी पैक के दुश्मन थे पाकिस्तान और सी पैक को तबाह करना चाहते थे। इन सब नाकामियों के बाद आप उनको भौंकने की इजाजत तो देंगे ना, इतना जुल्म तो ना करें आप। जहां तक दोबारा जंग छेड़ने का ताल्लुक है, मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी से यह कह रहा हूं कि जो सरप्राइज उन्हें मई की जंग में मिला उससे 10 गुना ज्यादा सरप्राइज उनको अगर उन्होंने दोबारा ये हरकत की तो वो मिलेगा। कैसे मैं कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं ये, उन्हें यही समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली क्या थी, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या थी, पाकिस्तान के पास इक्विपमेंट्स क्या थी, पाकिस्तान के पायलट्स की ट्रेनिंग क्या थी। दुनिया भर में राफेल हो चाहे F-35 हो, उन सब की रेपुटेशन के मुकाबले में अब F-17 थंडर की रेपुटेशन बहुत बेहतर है। यही हाल हमारे मिसाइल सिस्टम ने किया है कि जिस तरीके से उनके S-400 किस्म के डिफेंसिव सिस्टम जो है उनको हमने तबाह किया, जिस तरह फ्रंट लाइन के 9 एयर बेसिस जो हैं उनके रनवेज को हमने तबाह किया। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो जुर्रत करेंगे कभी दोबारा दूसरा हमला करने की, क्योंकि अब हम पहले से बेहतर तैयार हैं। हमने भी उनके गट्स भी देख लिए हैं, उनकी हिम्मत भी देख ली है। अब हम उससे 4 गुना ज्यादा तैयारी करेंगे। और अगर हिंदुस्तान ने ये गलती की तो जैसा इख्तियार वली ने कहा, ये जो कुछ उनके साथ होगा ये फिर उनकी सिलेबस की किताबों में आने वाली हिंदुस्तानी नस्लों को पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। हारिस नवाज साहब, आप एक आखिरी बात में आखिरी बात जी बुखारी साहब, आखिरी बात अर्ज कर दूं। देखिए, 4 बड़े फ्रंट थे। एक तो यह था कि इंटरनेशनल आइसोलेशन जिसका शिकार हिंदुस्तान हमें करना चाहता था, आज जो उसकी हालत है वो उसके अपने लीडरों की जबानी सुन लीजिए। दूसरा था डिप्लोमेटिक फ्रंट। डिप्लोमेटिक फ्रंट पर हम जहां जहां गए, जहां जहां हमने अपना बयानिया बयान किया, सब ने उसको क्रेडिबल समझा, हमारे बयानिया को तस्लीम किया गया। दूसरी थी दिफाई हजीमत, जो दिफाई तौर पर हिंदुस्तान को शिकस्त हुई। वो अब आप जीन बुक ऑफ डिफेंस पढ़ लीजिएगा थोड़े दिनों के बाद, उसमें आपको एक चैप्टर के तौर पे मिल जाएगा कि अपने से 10 गुना बड़ी फोर्स को, अपने से 10 गुना बेहतर एयरफोर्स के साथ जो हमने सलूक किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीडिया जो उसका बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा टूल था, जो जिल्लत उसकी हुई है पूरी दुनिया में, और जिस बरकरफ्तारी से उन्होंने खुद माफिया मांगी है कि हमने झूठ बोला, और पाकिस्तान के मीडिया ने जिस जिम्मेदारी का सबूत दिया, मेरे ख्याल से ये दोनों ही चीजें तारीख के पन्नों में लिखी जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। हारिस नवाज साहब, अगर मैं प्रेस रिलीज जो जारी की गई ISPR की तरफ से, उसकी 2 लाइंस अगर आपके सामने रखूं कि हम खबरदार करते हैं कि मुस्तकबिल में कोई तनाज़े
तबाहकुन तबाही का बायस बन सकता है। हम बगैर किसी हिचकिचाहट या रोक टोक के पूरी अज़म के साथ जवाब देंगे। पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज जंग को दुश्मन की सरजमीन के हर कोने तक ले जाने की सलाहियत और अज़म रखते हैं। बड़ा वाज़ेह पैगाम है ये हिंदुस्तानी लीडरशिप के लिए जो रोज धमकियां लगाती है। आई थिंक बड़ा सोच समझ के नसरुल्लाह साहब ये पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने बयान दिया है और इसको इसी तरह सीरियस तरीके से इंडिया को लेना चाहिए और ये वार्निंग दे दी है कि आप जो बात करते हैं ना कि जी हमने वो जो न्यू नॉर्म हमने बना दिया, पाकिस्तान ने न्यू नॉर्म एस्टेब्लिश कर ली है एंड दैट इज डिसाइसिव, उसके बाद डिस्ट्रक्टिव एंड वी आर गोइंग टू प्ले हेल विद यू बिल्कुल विद द सपोर्ट ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। एक एक कोने में जाएंगे, आपके इंडिया की टेरिटरी में जाएंगे और तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारी नस्लें याद करें। डोंट टेक पंगा विद अस, ये है फौज का बयान। नंबर 2 सलादा मुझे बताए कोई फौज का चीफ आर्मी स्टाफ जो इतनी बड़ी फौज का बंदा हो वो ये कह सकता है कि हमने बहुत सोच विचार के बाद अटैक करेंगे। क्या इसका मतलब ये है कि आपने पहला अटैक अंधों की तरह किया था, आपने अपनी फौज को झोंक दिया थे कुएं के अंदर, ना आपने प्लानिंग की, ना आपने कोई अपने ऑपरेशन प्लानिंग की, ना आपने कोई ट्रेनिंग की और आपने अंधों की तरह हुकूमत के और अटैक कर दिया। हैव अ हार्ट, ये आपकी कमांड लेवल है। आपकी प्लानिंग ये होती है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने की थी कि आपको वार्न किया था कि लड़ाई मत करें, वी वांट पीस, लेकिन अगर लड़ाई आप करेंगे तो फिर इसको खत्म हम करेंगे। एग्जैक्टली वही हुआ कि 6 घंटे में इतनी बड़ी फौज, इतना बड़ा दुश्मन 6 घंटे में घुटने टेकने मजबूर हो गए, जाके ट्रम्प के बाद बैठ के जाके ये दे डोंट रियलाइज कि आप जो पहले एक ड्रम पीटते रहे ना कि हम टेररिज्म हमारे पास हो रहा है, हम बड़ा पेंट पिक्चर करते रहे, दुनिया ने आपका काला मुखड़ा देख लिया। दे नो यू आर बेसिकली ग्लोबल टेररिस्ट। आप इस साउथ एशिया को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। आप ये जिंगो सिस्टम जो करते हैं ना, ये स्टेटमेंट डोंट गिव प्रोवोकेटिव, ये आप अपने अवाम को देंगे इधर पड़ के, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक। डीजीएसपी ने बड़ी क्लियर एक बात की थी, इफ यू एवर डू मिस एडवेंचर नेक्स्ट टाइम वी विल टेक इट टू योर ईस्टर्न साइड कलकत्ता और रिफाइनरी, 50% इकोनॉमिक लॉस तुम्हारा तबाह करके रख देंगे। नसरुल्लाह साहब एक इंच इंडिया का हमारी मिसाइल रेंज के अंदर ये रियलाइज नहीं करती हैं कि इन्होंने अभी भी 2 मुल्कों में न्यूक्लियर वार कर लड़ाई कराई थी, इसकी इनको समझ नहीं कि इसके डायनामिक्स जो होते हैं ये कहाँ कैटास्ट्रोफिक हो सकता है। ये डोंट रियलाइज, इतने इरिस्पॉन्सिबल मुल्क है। यही तो दुनिया ने रियलाइज किया कि इंडिया इज अ हाईली इरिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर कंट्री और पाकिस्तान हाईली रिस्पॉन्सिबल मैच्योर न्यूक्लियर कंट्री विद वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल बैटल हार्डन्ड आर्मी। ये फर्क जिससे ये आइसोलेट हो गए हैं, रीजनल स्टेबलाइजर पाकिस्तान बन गया है, दुनिया पाकिस्तान को सुन रही है, इनको इस बात की समझ नहीं आती है। सेकंड न्यूक्लियर थ्रेट की जो बात करते हैं इनको नहीं समझ आती है, टोटल डिस्ट्रक्शन। बिल्कुल ठीक। ये इनको मेरे ख्याल में इनके दिमाग ही नहीं है। एक चीफ आर्मी स्टाफ कह रहा है कि जी हम पूरी तैयारी करके, तो पहले क्या अंधों की तरह तुम आए थे। आई थिंक दिस इज अ वेरी क्लियर वार्निंग, बेटर वेक अप, डोंट टेक एनी पंगा, वी विल प्ले हेल आउट ऑफ यू, तुम्हारी नस्लें याद करेंगे।